सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू द रिपीटर्स। आज हम एक ऐसी चीज की बात करेंगे जिसकी मेरे जीवन में बहुत ज्यादा अहमियत है। हो सकता है आपके लिए सिर्फ एक किताब हो, लेकिन ये जो किताब है ये मेरे पिछले 5 से 6 सालों की मेहनत का फल है। और अगर कोई मुझसे ये पूछे कि भाई तूने पिछले 5 सालों में या फिर तूने पूरे जीवन में क्या कमाया, तो मैं उसको ये मेरी किताब दूंगा। क्यों? क्योंकि ये जो किताब है इसकी अहमियत मेरी उस नौकरी से भी ज्यादा है। क्योंकि नौकरी तो उस 5 से 6 सालों की मेहनत का फल है, लेकिन जो सफ़र था वो तो यही था ना। और किसी भी मंज़िल से ज़्यादा खूबसूरत उसका सफ़र होता है, तो इसीलिए इस किताब की अहमियत मेरे लिए बहुत ज़्यादा है। और इसी वजह से मैंने इसको बनाया भी उसी इमोशन के साथ में है। तो इसी नोट के साथ पेश है फाइनल डेस्टिनेशन। मे बी इस किताब के बारे में आज बहुत कम लोग जानते होंगे, लेकिन यकीन मानिए आने वाले 1 साल में ये हर सीजीएल के एस्पिरेंट के पास में आपको ये किताब मिलेगी, क्योंकि इसके कंटेंट में इतना दम है, जिसकी बात मैं आगे करूँगा। अब सबसे पहली चीज़ ये आ जाती है कि इसका नाम फाइनल डेस्टिनेशन ही क्यों रखा? मतलब ऐसा नहीं है कि मुझे लोगों ने और नाम सजेस्ट नहीं करे। इवन मैंने मेरे जो प्राइवेट ग्रुप्स हैं, उनमें भी पूछा था लोगों से कि मेरे को नाम सजेस्ट करो, लेकिन जो नाम ये हिट कर रहा था, उतना कोई भी नाम अदर हिट मुझे नहीं कर रहा था। क्यों? क्योंकि फाइनल डेस्टिनेशन का अगर आपको मैं मतलब बताऊँ, तो इसका मतलब होता है कि अल्टीमेट स्टॉप ऑफ ए रूट और ए जर्नी। किसी भी जर्नी या रूट का जो अल्टीमेट स्टॉप होता है ना वो। तो अगर आपको जीएस की तैयारी करनी है और उसका कोई अल्टीमेट जो स्टॉप हो कि हाँ भाई इसके बाद में हमको कहीं नहीं जाना है, तो वही किताब है। अब मैं ये ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, इसको मैं आगे डिटेल में पूरा डिस्कस करूँगा, एक-एक चीज़ बताऊँगा कि हाँ भाई ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ। तो सबसे पहली चीज़ मैं आपको इस बुक के बारे में बताऊँ कि इस बुक में कंटेंट क्या-क्या है और ये दी बेस्ट क्यों है, उससे पहले मैं आपको ये बताऊँगा कि हमको एनसीईआरटीज़ क्यों पढ़नी चाहिए। क्योंकि ये जो किताब है वो पूरी किस पे बेस्ड है? एनसीईआरटी बेस्ड है। तो पहले मैं आपको बताऊँगा कि हमको एनसीईआरटी क्यों पढ़नी चाहिए, और फिर बताऊँगा कि ये जो किताब है ये दी बेस्ट क्यों है, जितने भी मार्केट में किताबें हैं उनसे ये बेस्ट क्यों है, और ये आपके लिए बेस्ट क्यों है। ठीक है? इसको भी मैं यहाँ पे डिटेल में एक्सप्लेन करूँगा। इसके अलावा जो हमारे 2.0 नोट्स थे जिनसे ये किताब बनी है, इसमें एडिशनल कंटेंट भी है जिसका सारे आगे मैं आपको डिटेल दूँगा। तो उन 2 पॉइंट नोट्स ने सीजीएल और सीएचएसएल 2000 मेंस में क्या परफॉर्म किया, हमारी इस किताब को लॉन्च करने का पर्पस क्या है, उसकी प्राइस क्या रहेगी, ये कहाँ पर अवेलेबल रहेगी, और एडिशनल पीडीएफ जिन्होंने 2.0 को प्रिंट करा रखा है उनको ये किताब लेने की जरूरत नहीं है। उनको मैं एडिशनल पीडीएफ प्रोवाइड करूंगा, और वो कौन सी पीडीएफ होगी, कब प्रोवाइड होगा, उसकी मैं एंड में आपको यहाँ पे डिटेल दूंगा। तो सबसे पहले चीज आ जाती है कि आपको एनसीईआरटी क्यों पढ़नी चाहिए, इसको मैं आपको समझाता हूँ। तो हमको एनसीईआरटी क्यों पढ़नी चाहिए, इसका एकमात्र और सबसे बड़ा रीजन ये है कि एनसीईआरटी हर सब्जेक्ट का और हर टॉपिक का बेस बनाती है। और जब आपका अगर बेस मजबूत हो, या फिर जो आपकी फाउंडेशन है नॉलेज की, अगर वो मजबूत हो जाए, तो उसके बाहर फिर जीके में क्या ही बच जाता है। इसीलिए आपने यूपीएससी वालों से सुना होगा कि बेस तैयार करना है तो एनसीईआरटी पढ़िए। अब आप में से बहुत लोग के दिमाग में ये आ रहा होगा कि क्या अब सीजीएल के लिए इतना पढ़ना पड़ेगा, कि मतलब हमको एनसीईआरटीज़ पढ़नी पड़ेगी, इतना सब वो पूछने लग गए क्या? तो इसका जवाब है हाँ, कि अगर आपने पिछले सीजीएल 2025 के प्री के बाद की अगर चीजें, या फिर प्री में भी अगर आपने चीजें नोटिस करी होंगी, मेंस देख लो या फिर स्टेनो का एग्जाम देख लो, फेज 13 वाला एग्जाम देख लो, तो अगर आपने नोटिस करा होगा तो आपको ये दिखा होगा कि भाई अब पैटर्न जो पूछने का, सवाल पूछने का जो तरीका है वो चेंज हो चुका है। पहले की तरह पीवाईक्यूज पे बेस्ड सवाल नहीं आते हैं, अब डीप क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखो, हमको एनसीईआरटी क्यों पढ़नी चाहिए, इसको मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। देखिए, जैसे कि आपको पता है कि एसएससी सीजीएल 2026 में आपका एग्जाम का पैटर्न चेंज हो चुका है। पहले क्या पैटर्न था? पहले आपको प्री में 1 घंटे में आपको मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश और जीएस पढ़नी होती थी। आपको अब क्या करना पड़ रहा है? अब आपको मिल तो 1 घंटा रहा है, लेकिन उन्होंने क्या करा, सेक्शनल टाइमिंग इंट्रोड्यूस कर दी। मतलब 15 मिनट आपको मिलेंगे रीजनिंग को सॉल्व करने के लिए, 15 मिनट मिलेंगे आपको मैथ को सॉल्व करने के लिए, 15 जीएस को और 15 इंग्लिश को आपको सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है? आप 15 मिनट से ज्यादा किसी भी सब्जेक्ट में ले नहीं सकते हैं। तो अब मुझे एक चीज ये बताइए कि क्या आप पुराने पैटर्न के हिसाब से अगर आप तैयारी करते हैं, तो क्या आप इसमें सिलेक्शन ले पाएंगे? नहीं ले पाएंगे ना। क्यों? क्योंकि आपको जो नया पैटर्न है उसके अकॉर्डिंग आपको तैयारी करनी है।
क्योंकि पहले क्या होता था, पहले हम मैथ्स को आराम से 30 मिनट दे देते थे। जैसे रीजनिंग को हमने 12 मिनट में सॉल्व कर लिया, इंग्लिश को 8 से 10 मिनट में सॉल्व कर लिया, जीएस को 5 से 6 मिनट में सॉल्व कर लिया, और जो बचा जो टाइम था वो हमने मैथ्स को दे दिया। तो मैथ्स में आराम से 25 से 30 मिनट के पास में हमारे बच जाते थे, और ये पूरा टाइम हम मैथ को दे देते, ठीक है। लेकिन अब हमारे पास मैथ में तो पूरे 15 मिनट है, तो हमको वो 25 क्वेश्चन अगर करने हैं मैथ्स में, तो हमको उसी अकॉर्डिंग तैयारी करनी पड़ेगी, उसी अकॉर्डिंग हमको मॉक्स लगाने पड़ेंगे, ठीक है, सेक्शनल मॉक्स लगाने पड़ेंगे। मतलब हमारी जो प्रिपरेशन का जो तरीका है वो पहले से बिल्कुल चेंज हो गया है, हमको चेंज करना पड़ेगा, तभी तो हम सेलेक्ट होंगे, अदरवाइज हम इसी पैटर्न के अकॉर्डिंग तैयारी करेंगे तो यहाँ पर हम सेलेक्ट नहीं होंगे प्री में भी, ठीक है। तो मतलब अगर कोई पैटर्न चेंज होता है तो हमको हमारी स्ट्रेटेजी में चेंज करना होगा। सेम वे अगर आपके जीएस में क्वेश्चन पूछने का तरीका अगर चेंज हो गया है, पहले वो पीवाईक्यू बेस्ड पूछते थे, वन लाइनर क्वेश्चंस आते थे, लेकिन फिर बाद में अब वो इस तरह से क्वेश्चन पूछने लगे कि जो 10th लेवल का एग्जाम है उसमें 10th लेवल के क्वेश्चन पूछेंगे, 12th लेवल का एग्जाम है उसमें 12th लेवल के क्वेश्चन पूछेंगे, अगर ग्रेजुएशन लेवल का एग्जाम है तो उसमें ग्रेजुएशन लेवल के क्वेश्चन वो लोग पूछेंगे। मतलब ये पैटर्न अब वो फॉलो कर रहे हैं। तो मतलब जब ग्रेजुएशन लेवल के क्वेश्चन आ रहे हैं, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं, डीप क्वेश्चन जब पूछे जा रहे हैं, तो आपको पढ़ना पड़ेगा ना। आप वही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे आप रिलाई नहीं कर सकते हैं। अगर आप वही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे रिलाई करेंगे तो मैं यकीन मानिए आपका जो स्कोर है जीएस में बिल्कुल एवरेज, बिलो एवरेज आपका स्कोर रहेगा। इसीलिए आपको अगर डीप नॉलेज लेनी है, आपको किसी भी चीज का फाउंडेशन मजबूत करना है, तो हमको एनसीईआरटी पढ़नी पड़ेगी। अगर आप ये नहीं पढ़ेंगे तो आपका बेस मजबूत नहीं होगा। वो जो पीओआईक्यूज वाली किताब आती है ना, उनसे आपका बेस मजबूत नहीं होगा, ठीक है। तो इसलिए एनसीईआरटी सबसे इंपॉर्टेंट है। और मैं यहाँ पे सीजीएल की बात कर रहा हूँ, ठीक है, स्पेसिफिकली सीजीएल के लिए मैं यहाँ पे ये वीडियो बना रहा हूँ, और ये किताब भी सीजीएल के लिए ही स्पेसिफिकली है। अब हम बात करेंगे कि ये जो फाइनल डेस्टिनेशन किताब है, ये मार्केट में जितनी भी किताबें हैं ना, उनमें दी बेस्ट क्यों है? तो देखो, इसको बेस्ट 3 चीजें बनाती हैं। एक तो इसका कंटेंट, एक इसकी एग्जाम ओरिएंटेड इसकी जो अप्रोच है किताब में वो, और एक इसकी डिजाइनिंग। अब मैं इसको एक-एक करके तीनों को एक्सप्लेन करूंगा कि मैं ये सब चीजें क्या बता रहा हूँ। तो सबसे पहले और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इसका कंटेंट। तो मैं इस किताब में जो भी सब्जेक्ट है, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, इसको मैंने कहाँ से उठाया है, वो सब मैं यहाँ पर आपको दिखाऊंगा। तो देखो, कंटेंट में आपको मैं पीडीएफ के थ्रू दिखाता हूँ कि इकोनॉमिक्स हो गया, पॉलिटी, ज्योग्राफी और हिस्ट्री, इसको मैंने कहाँ-कहाँ से उठाया है। तो देखिए, जो भी दी बेस्ट है ना, जैसे कि इकोनॉमिक्स के लिए एनसीईआरटी दी बेस्ट सोर्सेज हैं, उसको मैंने एनसीईआरटी से उठाया, जिसको पीडीएफ में भी आपको मैं भी दिखाऊंगा। पॉलिटी के लिए अगर आप किसी ने सुना होगा कि पॉलिटी अगर आपको पढ़नी है, उसको समझना है, तो उसके लिए लक्ष्मीकांत सबसे बेस्ट है, ठीक है। तो लक्ष्मीकांत में जो भी क्रक्स है वो मैंने उठाकर यहाँ पर डाला है। ज्योग्राफी के लिए 6 से 12 तक की एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके जितने भी टॉपिक्स हैं, चाहे आप फिजिकल ज्योग्राफी ले लीजिए या फिर ह्यूमन ज्योग्राफी ले लीजिए, सारे के सारे मैंने इस किताब में इंक्लूड करे हैं। और ऐसा नहीं है कि किताब की थ्योरी उठाई और पटक दी, वहां से हमने उन टॉपिक्स को छांटा है जो हमारे एसएससी के लिए इंपॉर्टेंट है। क्योंकि एनसीईआरटीज में सारी चीजें याद करना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जो याद करने का है, जो इंपॉर्टेंट है, वो सारा का सारा मैंने यहाँ पर इंक्लूड करा है। हिस्ट्री के लिए मैंने तमिलनाडु बोर्ड एनसीईआरटीज का यूज करा है, क्योंकि जो सीबीएसई के एनसीईआरटीज हैं उसमें जो हिस्ट्री है वो जिस तरह से फैक्ट्स और जो बैकग्राउंड पूछा जाता है उस तरह का उसमें कंटेंट नहीं है। और जो यूपीएससी के एस्पिरेंट्स भी होते हैं वो तमिलनाडु बोर्ड की एनसीईआरटीज को ही प्रिफर करते हैं, किसके लिए? हिस्ट्री के लिए। तो मैंने हिस्ट्री को वहीं से उठाकर हमारे जो किताब है उसमें डाला है, ठीक है। अब मैं आपको पीडीएफ भी दिखा देता हूँ कि पीडीएफ में चीजें कैसी हैं, और उसकी इंडेक्स भी आपको मैं दिखाता हूँ। तो ये इंडेक्स है किताब की। तो सबसे पहले इसमें मैं आपको ये दिखा देता हूँ कि टोटल किताब में कितने पेजेस हैं। तो टोटल 563 पेजेस हैं। इसमें सबसे पहले हमने इकोनॉमिक्स को डाल रखा है, और इकोनॉमिक्स में जो सबसे पहले डाल रखे हैं जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जैसे बेसिक्स ऑफ इकोनॉमी हो गया, सेक्टर हो गया, टाइप्स हो गया, डिमांड सप्लाई, इन्फ्लेशन डिफ्लेशन, और इसके बाद में जो इंडस्ट्रियल पॉलिसीज है। अब देखो, इंडस्ट्रियल पॉलिसीज को मैंने यहाँ पे डिटेल में कवर करा रखा है। डिटेल में कवर क्यों करा रखा है? क्योंकि रिसेंट में जो एग्जाम लगे हैं एडुकेटिव पैटर्न पे, उन्होंने इंडस्ट्रियल पॉलिसीज में बहुत सारे और बहुत डीप क्वेश्चन पूछे हैं। इवन जो नहीं पूछने वाले थे वो भी क्वेश्चन उन्होंने पूछ लिए। तो उन्होंने एक क्वेश्चन ये पूछा कि
हमारे जो इकोनॉमिक क्राइसिस आया 1991 के अंदर, तो उस टाइम हमारे पास में जो फॉरेन रिजर्व्स थे वो कितने दिन के बचे हुए थे। तो एनसीईआरटी में एक लाइन लिखी हुई है कि हमारे पास में उस टाइम केवल एक फोर्थ जितने फॉरेन रिजर्व बचे हुए थे। तो इस वजह से जो इंडियन गवर्नमेंट है उसको मजबूरन वर्ल्ड बैंक के पास में जाना पड़ा और उनसे उधार के लिए बोलना पड़ा कि हमको उधार में फॉरेन या फिर लोन दीजिए। तो ये एक लाइन लिखी हुई थी, उसी पे बेस्ड उन्होंने क्वेश्चन डाल दिया। तो इसी वजह से यहाँ पर हमने इंडस्ट्रियल पॉलिसीज को पूरा डिटेल में कवर करा है, और जो काम काम की चीजें हैं वो ही हमने यहाँ पर डाली है। आप उनको पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि बिल्कुल बहुत ही आसान भाषा में हमने सारी चीजें लिखी हुई हैं, ठीक है। इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो तो हमने यहाँ पे लिख ही दिए, ठीक है। सारे के सारे जितने भी इकोनॉमिक्स में टॉपिक्स आते हैं वो सारे लिख दिए। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट है ये वाला, ठीक है। अब हुआ क्या कि जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं जहां से क्वेश्चंस बनते हैं, वो तो हमने यहाँ पे ऊपर कवर करा ही दिए इन्हीं इन्हीं क्लासेस के अंदर से। लेकिन इसके अलावा जो मुझे लगा कि यार ये टॉपिक्स भी आने वाले टाइम पर पूछे जा सकते हैं एसएससी के अंदर, क्योंकि एसएससी तो एनसीईआरटी से उठा रहा है। अब वो अगर ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि हमारे पास में कितने दिन का फॉरेन रिजर्व बचा बचा था, तो वो कुछ भी पूछ सकता है। तो इसी वजह से जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे 9th क्लास में उनको हमने चैप्टर वाइज यहाँ पर इंक्लूड कर दिया। 10th क्लास को भी चैप्टर वाइज इंक्लूड कर दिया। सेम यहाँ पे 11th क्लास को, 12th क्लास के माइक्रो इकोनॉमिक्स को और मैक्रो इकोनॉमिक्स को इसी तरीके से चैप्टर वाइज हमने इंक्लूड करा है। और इसी के साथ साथ में जो इंपॉर्टेंट वोकैबुलरीज या फिर ग्लोसरीज होती है या फिर जो डेफिनेशंस होती हैं उनको हमने एक साथ एंड में मिसलेनियस करके एंड में ऐड कर दिया, जिसको भी मैं आपको पीडीएफ में दिखाता हूं। तो देखो ये हमारी इकोनॉमिक्स है, और इकोनॉमिक्स अगर मैं आपको दिखाऊं कि कैसे दिखती है किताब, तो बिल्कुल आपको कलरफुल आपको नजर आएगी। और ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ पीडीएफ ही कलरफुल है, आपको एज इट इज जैसा आपको यहाँ पर दिख रहा है एज इट इज आपको किताब में भी दिखेगा, जिसका वीडियो में मैं आपको भी यहाँ पे दिखा दूंगा, ठीक है। पूरी कलरफुल आपको किताब मिलेगी ताकि आपको बोरिंग फील ना हो पढ़ते टाइम, ठीक है। इसमें हमने इमेजेस काफी यूज करी हैं, जो ग्राफ्स है जो इंपॉर्टेंट है, जो आपको समझाने के लिए इंपॉर्टेंट है, वो सारे हमने यहाँ पर यूज करें, ताकि कोई अगर स्टार्ट जो बिगनर है अगर वो भी पढ़े तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो मैं आपको टू बी वेरी ऑनेस्ट कि इन जो इकोनॉमिक्स होती है उसके लिए आपको वीडियो लेक्चर्स की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि जो अगर मैथ वाला बैकग्राउंड का है या फिर जिसको जो इकोनॉमिक्स के जो बेसिक चीजें हैं वो समझ में नहीं आती है, तो उनके लिए ना वीडियो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसको मैं आगे भी एक्सप्लेन करूंगा कि वीडियो, इन जो पीडीएफ है उनकी वीडियो कहाँ है, कैसे मिलेगी, या फिर हमने इसको बना रखा है नहीं बना रखा, उनको सबको मैं बताऊंगा। लेकिन इकोनॉमिक्स में आपको हो सकता है वीडियोस की जरूरत पड़े, अदरवाइज आपको हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी के लिए आपको किसी भी एक्सप्लेनेटरी वीडियो की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप जैसे ही इसको पढ़ेंगे ना, वैसे आपको सारी ये सब चीजें समझ में आने लगेगी। इतना आसान भाषा में इसको बनाया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो यहाँ पर जो विजुअलाइजेशन है वो बिल्कुल ऐसे है कि बिल्कुल प्रॉपर है, ठीक है। आपको ऐसे बोरिंग बिल्कुल फील नहीं होगा, जितना इमेजेस की जरूरत होती है उतना हमने यहाँ पर यूज करा है, जिसको मैं आगे दिखाता भी हूँ। देखो यहाँ पर जितने भी ग्राफ्स है प्रोडक्शन एंड कॉस्ट के अंदर जो समझाने के लिए इंपॉर्टेंट है वो सारे यहाँ पे डाल रखे हैं, ठीक है। इसके अलावा देखिए जो फॉर्मूलाज हैं, जैसे नेशनल इनकम में जो फॉर्मूलाज है उनको हमने थोड़ा सा 3D इफेक्ट देके थोड़ा सा 3D बनाया, ताकि आपको एक बिल्कुल ऐसा फील हो कि हाँ भाई ये फॉर्मूलाज हैं, आपको ऐसे इनमें खो नहीं जाए कहीं फॉर्मूला। तो इस तरीके से हमने इनको 3D इफेक्ट देने की कोशिश करी है, ठीक है। और एज इट इज आपको किताब में दिखेंगे ये जो फॉर्मूलाज वगैरह हैं सारे, ठीक है। जो इमेजेस हैं जो काम काम के हैं वो सारा हमने यहाँ पर यूज करा है। अब मैं आपको जो 9th 10th और 11th क्लास की जो चीजें थी वो मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। तो यहाँ पे देखिए ये है 9th क्लास में। अब देखो 9th क्लास का चैप्टर 1 और चैप्टर 3 इंपॉर्टेंट नहीं था। जैसे चैप्टर 3 था प्रोडक्शन एंड कॉस्ट, जिसको हमने ऊपर पूरी डिटेल में कवर कर लिया था, तो यहाँ पे इंक्लूड करने की जरूरत नहीं थी। चैप्टर 1 में कुछ नहीं, वो बस एक गांव की स्टोरी बताते हैं, तो उसका हमारे एग्जाम से कोई रेलेवेंस नहीं था। चैप्टर 2 में और चैप्टर 4 में जो काम की चीजें थी वो यहाँ पर मैंने डाल दी है, जो इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस थी, जैसे हंगर का हो गया, फिर क्रॉनिक हंगर क्या होता है, सीजनल हंगर क्या होता है, फूड सिक्योरिटी क्या होता है, जिसमें कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं, वो सब हमने यहाँ पे लिख दिए हैं, ठीक है। इसी तरीके से 10th क्लास में अब चैप्टर 1 हो गया, चैप्टर 3 हो गया, इसमें क्या क्या चीजें हैं, ठीक है, वो सारी मैंने यहाँ पर इंक्लूड कर दी हैं। 11th क्लास में आपको जैसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो गया, कौन कौन से गोल थे, बस इतना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सारा मैंने पूरा का पूरा 11th क्लास का इंक्लूड वैसे ही कर रखा है आपके लिए, ठीक है। और 12th क्लास में जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है वो सारा मैंने यहाँ पर डिटेल में सारा पढ़ा रखा है, ठीक है। इसकी आप देख सकते हैं जो जो काम का है, जो ऊपर नहीं था वो सारा यहाँ पे
पे लिखा रखा है और मैक्रो इकोनॉमिक्स तो सारी ऊपर लिखाई रखी है, तो इसमें इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस जो हैं वो सारी मैंने यहाँ पर करा दी है। इसके अलावा जो ग्लोसरीज बचती हैं वो भी मैंने यहाँ पे करा दी है, ठीक है। तो इस तरीके से जो इकोनॉमिक्स है वो पूरा डिटेल्ड मैनर में आपको बता रखा है। देखिए, इससे बाहर अगर कुछ आता है ना तो फिर वो किसी से नहीं होगा। कहने का मतलब ये हो गया कि इस किताब में जो चीजें हमने दी हैं उसके बाहर पहली बात तो कुछ नहीं आएगा। अगर कुछ आता भी है ना तो वो फिर किसी से नहीं होगा। किसी से नहीं होगा क्या मतलब हुआ कि जैसे 25 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, लेट्स सपोज कि 25 में से 15 क्वेश्चन इन चार सब्जेक्ट्स में से आ गए। तो अगर कोई क्वेश्चन ऐसा है जो इस किताब में नहीं है, जैसे मान लेते हैं वो दो क्वेश्चन ऐसे थे जो इस किताब में नहीं है, तो यकीन मानिए ये जो पेपर है 25 का नहीं होकर सिर्फ 23 का रह जाएगा, क्योंकि ये दो दो क्वेश्चन है ना, ये किसी से नहीं होंगे। मतलब जो यूपीएससी की तैयारी करने वाला है भले ही वो कर दे, अदरवाइज एसएससी की तैयारी करने वाला इन दो क्वेश्चन को नहीं कर पाएगा, क्योंकि इतनी जो एनसीईआरटी के बाहर अगर वो जा रहा है तो फिर वो कोई नहीं कर पाएगा, क्योंकि जितने भी टीचर्स हैं वो सिर्फ पीवाईक्यूज के बेस्ड पे सारी चीजें अपने किताबों में डाल रहे हैं, तो फिर उनसे तो बिल्कुल वैसे भी नहीं होंगे। तो आप निश्चिंत होइए कि अगर आपने ये पढ़ लिया तो इसके बाहर कुछ भी नहीं है, ठीक है। फिर हम बात करते हैं पॉलिटी की, ठीक है। तो देखिए, पॉलिटी में अगर आपने सुना हो तो पॉलिटी को अगर पढ़ना है अच्छे से तो उसके लिए लोग सजेस्ट करते हैं लक्ष्मीकांत। तो लक्ष्मीकांत को अगर आपने पढ़ लिया इट मीन्स आपकी पॉलिटी तो बहुत अच्छी हो जाएगी। तो यहाँ पर मैंने क्या करा है कि जब मैं प्रिपरेशन कर रहा था उस टाइम ही मैंने लक्ष्मीकांत से जितने भी नोट्स है मेरे वो सारे वहीं से बनाए थे। तो यहाँ पर जितने भी टॉपिक्स आपको दिख रहे हैं ना, सारे के सारे कहीं से भी नहीं, सिर्फ और सिर्फ लक्ष्मीकांत से उठाकर बनाए गए हैं। तो आपको इस बात से तो विश्वास हो जाना चाहिए कि भाई इससे बाहर कुछ नहीं है। मतलब अगर कुछ आता है ना तो फिर वो किसी किताब में आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि ये जो टॉपिक्स मैंने यहाँ पे डाले हैं ये सारा का सारा लक्ष्मीकांत का क्रक्स इसमें डाला है। मतलब एक होता है ना कि आपको दी बेस्ट बुक से निकाल कर जो जो हमारे एसएससी के लिए काम की चीजें हैं वो सारी यहाँ पर मैंने डाल दी हैं। तो इससे बेस्ट फिर क्या ही होगा, इससे बाहर तो फिर कुछ नहीं आ सकता है, ठीक है। तो इंडियन पॉलिटी का पूरा लक्ष्मीकांत से कवर कर रखा है। अगर आपको विश्वास नहीं होता है तो आप कोई भी टॉपिक उठाइए, उस टॉपिक को जाके लक्ष्मीकांत को पीडीएफ को खोलिए, इसकी पीडीएफ को देख लीजिए, क्योंकि मैंने इसकी पीडीएफ भी आपको डेमो पीडीएफ आपको डाल दी है। एक चैप्टर कोई भी देखिए, आपको पूरा का पूरा वैसी की वैसी ही मिलेगी और बहुत आसान भाषा में इसको समझाया गया है, ठीक है। फिर आता है इंडियन ज्योग्राफी। देखिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। सबसे इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि इसको अगर पढ़ना है तो आपको 6 से 12th की एनसीईआरटीज़ को कवर करना होगा, क्योंकि जो एसएससी ने रिसेंट में क्वेश्चन पूछे हैं, चाहे वो स्टेनो में ले लो या फिर फेज 13 में ले लो, सीजीएल में ले लो, सीएचएसएल में ले लो, सब के सब क्वेश्चन उन्होंने एनसीईआरटी से उठाए। इवन डिट्टो लाइन टू लाइन उन्होंने उठाई है, जिसको लेकर वीडियोस, जैसे स्टेनो की वीडियो मैंने यूट्यूब पे डाल रखी है, सीजीएल को लेकर वीडियो डाल रखी है कि सीजीएल के ज्योग्राफी के क्वेश्चन या स्टेनो के ज्योग्राफी के क्वेश्चन कहाँ से उठाए हैं, तो उनको मैंने डिटेल में सारा बताया। तो यहाँ पर मैंने जितने भी ये टॉपिक्स हैं इनको मैंने 6 से 12 तक की एनसीईआरटीज़ को पढ़ा है, और उसके बाद में जो काम की चीजें हैं ना वो सारी यहाँ पे इंक्लूड करी। इसके अलावा भी जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, जो ऐसा लगता है जैसा जो रहता है कि यार इससे भी सवाल पूछे गए हैं, जैसे कि जो हमारा सोलर सिस्टम है उसमें एनसीईआरटीज़ में इतनी चीजें नहीं दे रखी है, लेकिन हमारे एसएससी में सवाल पूछे गए हैं। या फिर आप देख लो कि ओरिजिन ऑफ हिमालय को लेकर भी सवाल पूछे गए हैं, या फिर ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स को लेकर सवाल पूछे गए, जो कि एनसीईआरटीज़ में इतना डिटेल में नहीं है, लेकिन यहाँ पर मैंने उनको कवर करा रखा है, क्योंकि मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी देखे हैं, उसके बेस्ड पे सारी चीजें यहाँ पर इंक्लूड कराई हैं। और सबसे खास बात पता है क्या है? सबसे खास बात ये है कि मैंने मैप्स का यूज़ करा है, और मैप्स लोगों की तरह से कॉपी पेस्ट नहीं करा है। मैंने जो मैप्स है खुद से बनाए हैं, खुद से एचडी इमेजेस का जो एचडी मैप्स है उनका यूज़ करा है, जिसको भी अभी मैं आपको आगे दिखाऊँगा। और सबसे खास चीज़ पता है क्या है? ये है फिजिकल ज्योग्राफी। इसमें जो इमेजेस यूज़ करी है ना वो मतलब एक होता है ना कि टॉप क्वालिटी इमेजेस यूज़ करी हैं। अब देखो, किताब में वो जो इमेजेस हैं मैं आपको दिखाऊँगा अभी। चलो मैं दिखा देता हूँ कि पहले इंडियन ज्योग्राफी में आपको देखो ये हमारी ज्योग्राफी आ गई। इसमें जो देखो इमेजेस देखो, अगर आप इनको ज़ूम करेंगे या फिर किताब में भी आपको बिल्कुल ऐसी की ऐसी ये दिखेंगी। और ये जो इमेजेस आपको गूगल पे कहीं नहीं मिलेंगे एक्सेप्ट इन दिस पीडीएफ और इन दैट बुक, क्योंकि ये जो इमेजेस है वो मैंने खुद ने बनाई है, ठीक है? तो ये जो
इमेजेस हैं वो एचडी हैं, और इमेजेस और जो मैप्स मैंने यहाँ पर यूज़ करे हैं, वो सारे के सारे, एक होता है ना कि जो काम की चीज़ें वो मैंने यहाँ पर डाली हैं, ताकि आपको अननेसेसरी कुछ भी नहीं मिले। कि देखो, अगर इंडियन की जो बाउंड्रीज़ है वो कितने स्टेट से लगती है, तो यहाँ आपको मैप्स के थ्रू पूरा दिखा दिया कि पाकिस्तान से कौन-कौन सा लगता है, फिर बांग्लादेश से कौन-कौन से लगता है। तो यहाँ पर सब कुछ मैप से स आपको सारा एक्सप्लेन करा है। इसके अलावा जो फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया है, उसमें हिमालय का ओरिजिन कैसे हुआ, कैसे यूरेशियन प्लेट और इंडियन प्लेट टकराई, और किस तरह से हिमालय बना, या फिर जो इधर साइड है उसमें ग्लेशियर्स ज़्यादा होते हैं, कम होते हैं, तो वो क्यों होता है, ठीक है? इसके अलावा जो पूर्वांचल हिमालयस हैं, तो वो उनमें से जो हिल्स है, उनका सीक्वेंस किस तरीके से है, तो सारा यहाँ पे मैंने डिटेल में मैप्स के थ्रू आपको सारा समझा रखा है। तो ऐसी चीज़ें हैं कि अगर आप इसको पढ़ेंगे तो किसी टीचर की आपको ज़रूरत नहीं है। अब देखो, ये देखिए कितना अच्छे से आपको दिखा रखा है कि जो रेंजेस है, काराकोरम किधर आती है, फिर शोक रिवर आती है इनके बीच में, फिर आपके लद्दाख रेंज आ जाती है, फिर इंडस रिवर आती है, फिर जस्कर रेंज आ जाती है। इसके अलावा जो हिमालय की रेंजेस है, ग्रेटर हिमालय, इसमें और जो मिडिल हिमालयन में कौन-कौन सी आ जाती है, पीर पांचाल हो गया, धौलाधर हो गया, मसूरी हो गया, नाग टिब्बा हो गया। मतलब सारी चीज़ें डिटेल में मैंने यहाँ पर मैप्स के थ्रू आपको यहाँ पे समझा रखा है। और ये मैप्स ऐसा नहीं है कि इसी पीडीएफ में है, आपको एज़ इट इज़ आपको किताब में भी मिलेगा ये सारे मैप्स आके आपके, ठीक है? तो मैप्स के थ्रू अगर जब आप पढ़ते हैं तो सारी चीज़ें डिटेल में अच्छे से एक्सप्लेन होती हैं, और अच्छे से पढ़ने में मज़ा भी आता है जब मैप्स वगैरह होते हैं। इवन आप रिवर को देखिए, रिवर को पूरा एक तो यहाँ पे दिखा रखा है कि देखो, ये जो ब्लैक वाली लाइन है, ये जो ब्लैक वाली आपको जो लाइन दिख रही है, इसका मतलब ये है कि इधर वाली तो वेस्टर्न साइड वाली जो फ्लोइंग रिवर्स होगी, और इधर ईस्टर्न वाली होगी, और यहाँ पे हर जो रिवर उसका मैप बना रखा है, ताकि आपको ये अगर पूरा होल इंडिया का मैप देखेंगे तो उससे आइडिया लगे कि हाँ भाई, कौन-कौन सी रिवर कौन-कौन सी जगह पर है, ठीक है? इसके अलावा इनका इंडिविजुअल मैप्स भी बना रखा है कि गंगा जो रिवर है, अगर वो ओरिजिन होती है तो कहाँ से ओरिजिन होती है, उसके अलावा कौन से प्रयाग्स बनते हैं, ठीक है? और कौन सी नदी कहाँ से निकलती है, सारा यहाँ पे डिटेल में बता रखा है। इवन जो गंगा रिवर का जो मैप है वो भी पूरा बता रखा है कि देखो, गंगा रिवर कहाँ से क्या निकल रही है, ठीक है? तो इस तरह से मैप्स का यूज़ टोटली करा है हमने, ठीक है? पूरे के पूरे इसमें जितने भी अ, टॉपिक्स हैं, सब में हमने इमेजेस का यूज़ करा है, चाहे क्लाइमेट ऑफ इंडिया हो, तो क्लाइमेट ऑफ इंडिया में भी देख लीजिए कि जो मैप्स वगैरह जो है, वो कितने अच्छे से, कितने डिटेल में, कितनी बड़ी-बड़ी इमेजेस डाल रखी हैं। ऐसा नहीं है कि जो फैटमैन में या फिर इनमें छोटी-छोटी इमेजेस डाल दी, वो भी ब्लर डाल दी। मतलब उन्होंने मैप डाले, वो ब्लर है, तो फिर ऐसी इमेजेस का मतलब ही क्या है जो आपने, फिर तो इससे बढ़िया तो डालते ही नहीं। तो कम से कम ऐसी इमेजेस तो डालिए जो आपको समझ में आए, ताकि कोई पढ़े तो उसको दिखे भी। तो हमने इमेजेस को इसका पूरा ध्यान रखा है कि जो इमेजेस है पूरी बड़ी-बड़ी हों और आपको पूरा दिखे। देखो, इस तरह से जो अपना प्रेशर बेल्ट होता है, तो किस तरह से इनमें जो विंड्स होती हैं वो किस तरह से फ्लो होती है, सारा यहाँ पे डिटेल में एक्सप्लेन कर रखा है, ठीक है? तो इस तरह से हमने इमेजेस का यूज़ करके पूरा बना एक्सप्लेन करा है। अब मैं आपको वो फिजिकल ज्योग्राफी का भी पूरा दिखा देता हूँ कि किस तरह से इमेजेस यूज़ हुई हैं। अब देखो, फिजिकल ज्योग्राफी में जो लैंड फॉर्म्स हैं, या फिर ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ अर्थ है, इसके पूरे जो चैप्टर है वो मैंने एज ए डेमो फाइल आपको टेलीग्राम चैनल पे डाल दिया है। आप देखिए जाके, खुद से उनको देखिए कि किस तरह की इमेजेस बना रखी हैं, फिर किस तरह की यहाँ पे डिटेल में एक्सप्लेनेशन है। अब देखेंगे, अब देखो, अब इसमें देखो एक चीज इंपॉर्टेंट है कि अगर मैं इसको यहाँ पर एक किताब में देखूंगा, तो हो सकता है किताब में आप इस इमेज को जिस तरह से मैं जूम कर पा रहा हूँ, वो आप वहां पर जूम नहीं कर पाए। तो वर्ल्ड ज्योग्राफी की जो इमेजेस हैं, वो मतलब थोड़ा-सा जिस तरह से पीडीएफ में दिखा रखी है वैसे नहीं है, लेकिन इसका सॉल्यूशन ये मैं आपको दे रहा हूँ कि ये जो पीडीएफ है, ये मैं आपको फ्री में प्रोवाइड करूँगा। जो किताबें खरीदेंगे उनको मैं फ्री में प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो आपको अगर कोई इमेजेस समझ में नहीं भी आती है, तो यहाँ से आप उन इमेजेस को देख सकते हैं। क्यों क्यों मैं ऐसा कर रहा हूँ? क्योंकि देखिए, अब आगे देखेंगे ना, तो देखो यहाँ पर अगर जैसे हो सकता है, देखो ये तो चीज़ें इमेजेस वहाँ पर क्लियर है, लेकिन कुछ डिटेलिंग देखनी है तो आप यहाँ पर इसको ज़ूम कर सकते हैं, जबकि बुक में आप इतना ज़ूम नहीं कर सकते हैं। ये वाला चैप्टर तो बुक में अच्छे से है, लेकिन जो आगे के चैप्टर्स है ना, जैसे कि ये वाला जैसे कि मैं आपको बताऊँ कि जैसे ये वाला है, ठीक है? इसमें एपिसेंटर क्या होता है, फ़ॉल्ट लाइन क्या होती है, सीस्मिक वेव्स कौन-सी होती हैं, तो इस तरह से आप अगर अब इनमें ज़ूम ज़ूम करेंगे, तो वहाँ पर आपको इतना अच्छे से नज़र नहीं आएगा। जैसे ये वाला देखो, अब जैसे ओशियन ओशियन के अंदर क्या-क्या चीज़ें होती हैं, तो वो आपको जब ज़ूम करेंगे तो ही चीज़ें आपको यहाँ पे समझ में आएगी, या फिर जो लैंड फ़ॉर्म्स होते हैं ओशियन के अंदर, वो आपको इमेज को ज़ूम करेंगे तभी आपको दिखेगी, अदरवाइज़ वो नहीं दिखेगी। तो ये चीज़ें हो गई, या फिर जो लैंड फ़ॉर्म्स वाला चैप्टर है,
जैसे ये वाला चैप्टर हो गया। तो ये जो लैंडफॉर्म्स वाला चैप्टर है वो आपको बुक में इतना क्लियरली नहीं दिखेगा जितना, जैसे अगर अगर इसको ज़ूम करेंगे तो ये वाले जो नंबर, ये जो लिखा हुआ है वो आपको इतना अच्छे से दिखाई नहीं देगा, लेकिन इसके लिए आपको पीडीएफ हम दे रहे हैं ताकि आपको सब कुछ बिल्कुल अच्छे से और बिल्कुल क्लियर समझ में आए, ठीक है? देखो ये कितना डिटेल में सारी चीज़ें दे रखी है कि सिराज जो होती है वो क्या होती हैं, ठीक है? और हैंगिंग वैलीज़ होती है, ग्लेशियल वैलीज़ क्या होती है, ट्रफ्स क्या होते हैं, ठीक है? तो सारा का सारा आपको देखो डिटेल भी दे रखी है कि इसमें जो ब्रेडेड चैनल हो गया, फिर या फिर कैटल लेक क्या होती है, तो सारा का सारा यहाँ पर इमेजेस के अंदर भी डिटेल्ड है कि अगर आपको यहाँ पे थ्योरी नहीं समझ में आ रही तो इमेजेस को जब ज़ूम करेंगे तो सारा आपको समझ में आने लगेगा। तो इस तरह से पूरा इसको डिज़ाइन करा है, ठीक है? तो ये जो वर्ल्ड ज्योग्राफी की जो पीडीएफ है वो सारा मैं आपको दूँगा, ठीक है? देखिए कितने मतलब बेटर वे से आपको सारी चीज़ें समझा रखी है कि होस्ट क्या होता है, ग्रैबन क्या होता है, एंटीक्लाइन क्या होता है, जो सिंक्लाइन होता है वो क्या होता है, ठीक है ना? तो कंडुइट्स क्या होते हैं, तो अगर आपको इमेजेस में देखेंगे तो पूरा डिटेल में आपको अच्छे से समझ में आएगा इन सब चीज़ों में, ठीक है? तो इस तरह से पूरा ज्योग्राफी को यहाँ पे पूरा एक्सप्लेन कर रखा है और ये पूरा का पूरा एनसीईआरटी है। मतलब आप ये मानिए कि एनसीईआरटी के अलावा इसमें कुछ एक सिंगल चीज़ भी नहीं है जो आपको बाहर मिलेगी और अगर आपने ये पढ़ लिया तो इसके बाहर कुछ नहीं है भाई। फिर फिर तो अगर आपको पढ़ने हैं तो आपको रेफरेंस बुक्स पढ़नी होगी, यूपीएससी वाली बुक्स पढ़नी होगी, ठीक है? तो ये पूरा का पूरा इसमें आपको ज्योग्राफी हमने कवर करा रखा है। फिर आता है हिस्ट्री, तो देखो हिस्ट्री में 3 चीज़ें हैं, पहले आता है एंशिएंट हिस्ट्री। अगर मैं इसके इंडेक्स को भी दिखाऊँ आपको तो देखो एंशिएंट हिस्ट्री आ गया। एंशिएंट हिस्ट्री लगभग 60 पेजेज़ के आस-पास का है, ठीक है? इसके अलावा जो मिडेवल हिस्ट्री है, ये भी आराम से 50 से 60 पेजेज़ का है और 70 से 80 पेजेज़ का आपका मॉडर्न हिस्ट्री है, ठीक है? अब देखो अगर मैं एंशिएंट हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री और जो मिडेवल हिस्ट्री इसकी बात करूँ तो देखो मैंने आपको जैसे बताया कि आपको हर चीज़ का यहाँ पे बैकग्राउंड मिलेगा। कि पहले क्या था, अगर किसी के बीच में युद्ध हुआ तो वो क्यों हुआ, उसके पीछे का बैकग्राउंड क्या था, तो आपको उससे क्या होगा कि उसका बेस पता चलेगा, उसकी फाउंडेशन पता चलेगी कि हाँ भाई पहले चीजें ऐसी थी और इस वजह से वॉर हुआ। तो इससे क्या होगा कि जो इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस होंगे वो आप आसानी से कर पाएंगे। तो देखो जब आप पीडीएफ में देखेंगे तो यहाँ पर आपको डिटेल में सारी चीजें मिलेंगी कि इनका बैकग्राउंड क्या था, क्या नहीं था, किस तरह से चीजें थी, ठीक है? तो ये आपके पढ़ने के लिए दी बेस्ट है, मतलब अगर कोई बिगिनर भी इसको पढ़ रहा है तो भी वो आराम से हर चीज को अच्छे से कर सकता है, ठीक है? अब देखो जैसे अलेक्जेंडर हो गया कि जो सिकंदर था उसका जो इन्वेजन करा इंडिया में उस टाइम उसकी पॉलिटिकल कंडीशंस क्या थी, ठीक है? ताकि उसके बैकग्राउंड को समझा जा सके, ठीक है? फिर उसके इन्वेजन के कॉजेस क्या थे कि वो उन्होंने भारत पर अगर आक्रमण करा तो क्यों करा, और जो बैटल ऑफ झेलम हुई उसमें क्या क्या चीजें हुई, और अलेक्जेंडर के इवेजन के फिर इंडिया के ऊपर क्या-क्या इफेक्ट पड़े। तो देखो अगर जब आप है ना किसी भी चीज़ को इस तरह से डिटेल में पढ़ते हैं ना तो आपका बैकग्राउंड तैयार होता है। और मैं आपको ये बता रहा हूँ कि अगर आप है ना इसको, ये अलेक्जेंडर वाला ये टॉपिक है, इतना सा पढ़ने में मुश्किल से आपको 10 मिनट लगेंगे, लेकिन 10 मिनट में ना आपके दिमाग में एक वीडियो बन जाएगी, एक मूवी बन जाएगी कि हाँ, कि जो अलेक्जेंडर था उसके साथ में ऐसे-ऐसे चीज़ें हो रही थी और ऐसे-ऐसे उसने आके इंडिया में करा। तो इसके बेस पर अगर कुछ भी क्वेश्चन आता है तो आप उसको आराम से बना सकते हैं। और अगर इससे बाहर कुछ आता है तो फिर वो किसी से भी नहीं बनेगा। तो फिर वो पेपर ही चॉइस क्वेश्चन का हो जाएगा जीके के अंदर, तो आपको उसके लिए लोड लेने की ज़रूरत ही नहीं है। तो यहाँ पर जो है वो दी बेस्ट है, आप ये समझिए, ठीक है? इस तरीके से अगर आप और भी देखेंगे तो कोई भी टॉपिक उठा लीजिए, ठीक है? जैसे कि चंद्रगुप्त मौर्य हो गया, फिर बिंदुसार हो गया, इनको सबको यहाँ पर डिटेल में दे रखा है हमने कि ठीक है, जो अशोका हो गया उसकी सारी डिटेल यहाँ पे दे रखी है, ठीक है? और अशोक के जो धम्मा थे उनके उनके बारे में सब कुछ बता रखा है, इसके जो इंस्क्रिप्शंस थे पूरे टोटल यहाँ पे डिटेल में एक्सप्लेन कर रखा है, ठीक है? इनकी जो ट्रिक्स है वो भी यहाँ पे लिख रखी है, ओके? तो इतना सारा डिटेल में और टू द पॉइंट जो आपकी चीजें हैं ना वो आपको कहीं नहीं मिलेगा। और स्पेसिफिकली देखिए जो एडमिनिस्ट्रेशन को लेकर जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट में वहां पर क्या क्या चीजें थी, प्रोविंशियल और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन वहां पर किस तरह के थे, इनसे लेकर आजकल क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं। तो ये हमने यहाँ पर डिटेल में सारी चीजें करा रखी हैं। मिसलेनियस में कुछ टॉपिक्स आते हैं तो वो भी हमने यहाँ पर करा रखे हैं, ठीक है? पोस्ट मॉडर्न कौन सा आता है, तो देखो यहाँ पर आपको हर चीज का बैकग्राउंड मिलेगा, सब चीजों का। चाहे वो आप मराठा ले लीजिए, पुष्यभूति ले लीजिए, या फिर साउथ की जितनी भी जो डायनेस्टीज थी सबका यहाँ पर डिटेल में आपको मिल जाएगा, ठीक है? अब मैं अगर आपको दिखाऊं तो जो मिडाइवल हिस्ट्री है इसमें देखिए आप कि देखिए राजपूत थे कि अर्ली मिडाइवल इंडिया में जो राजपूत थे उनका क्या था, उनमें कितने तो राजपूत थे, टोटल 36 क्लेन थे, उनमें कौन-कौन से इंपॉर्टेंट थे, उनका सबका मैंने यहाँ पे लिख रखा है। उनके साथ में क्या-क्या हुआ,
किस तरह से उनका डिक्लाइन है वो सारा मैंने यहाँ पे कर रखा है, ठीक है? यहाँ पे डिटेल में एक्सप्लेन कर रखा है। इसके बाद में जो दिल्ली सल्तनत में लोग आए, उनके साथ में क्या-क्या चीज़ें थी, सब यहाँ पे डिटेल में सब कुछ एक्सप्लेन कर रखा है कि मोहम्मद बिन तुगलक था, तो उसके साथ में क्या प्रॉब्लम थी कि वो कैसा था, उसके बारे में उसने जो भी चीज़ें करी, वो उसके साथ में जो भी गलत हुआ या फिर उसको पागल राजा क्यों बोलते हैं, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे एक्सप्लेन कर रखी है कि ऐसा इसके साथ देखो यहाँ पे इस तरह से देख लीजिए कि देखो अगर उन्होंने उसके कुछ ऐसे काम एम्बिशियस प्रोजेक्ट्स थे जिसको उसने इंप्लीमेंट तो करा लेकिन वो इंप्लीमेंट प्रॉपर तरीके से नहीं हुए इसी वजह से वो फेल हो गए। अब वो फेल क्यों हुए उनका डिटेल यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। देखिए इस तरह से जब आप पढ़ेंगे आपको सब समझ में आ जाएगा, ठीक है? डिटेल में लिख रखा है। तो इस तरह से मैंने पूरी पीडीएफ में बहुत मेहनत करी है और बहुत मेहनत करने के बाद में ये सब इतना अच्छा कंटेंट तैयार हो पाया है। इसी वजह से मैंने इस किताब को दी बेस्ट बोला है पूरे जितने भी एसएससी के फील्ड में जितने भी आप देख लीजिए, चाहे आप फैटमैन देख लीजिए या फिर आजकल जो जीवी विट मूवर करके एक आता है, उसने भी किताब लॉन्च करी है। भाई साहब उसने इतना उसमें कंटेंट डाल दिया है ना, मैं बता रहा हूँ कि हद ही कर दी उसने तो। एक तो इसने और एक एक एसएससी पिनाशे वाला करके आता है, उसने वो भी भाई साहब बोल रहा है एनसीईआरटी, एनसीईआरटी, एनसीईआरटी। अरे भाई तुमने उसमें इतना डेटा डाल दिया है कि लो भाई ये लो और ये याद कर लो, इससे बाहर कुछ नहीं है। अरे भाई तुमने दे तो दिया लेकिन उसको याद कौन करेगा? उसको याद भी तो करना चाहिए ना इंसान। ऐसा भी तो होना चाहिए कि उसको याद हो सके। आपने भर-भर के सारा डेटा भर दिया और फिर बोले ये लो किताब। ऐसे तो फिर वो किताब थोड़ी है, फिर वो तो ग्रंथ हो गया। किताब होती है कि हाँ भाई कि आपको एक तो रिलेवेंट आपको टॉपिक हो, रिलेवेंट चीज़ें हो उसके अंदर, एग्ज़ाम ओरिएंटेड हो, उसको किताब बोलते हैं। वो कोई किताब थोड़ी है कि डेटा, ऐसे तो डेटा तो मैं ही भर देता इसमें। क्या दिक्कत थी? ये जो मैंने 12 फ़ॉन्ट्स का यूज़ करा है, इसको मैंने 10 फ़ॉन्ट में यूज़ करके भर देता इसको टेबल-टेबल बना के भर देता डेटा। क्या फ़र्क पड़ा था उस बात से? तो ऐसा मतलब किताबें मार्केट में हैं लेकिन फालतू किताबें हैं। अगर आप मेरी बात पे विश्वास नहीं करते तो आप पढ़िए या फिर किसी से जो पढ़ रहा है उनसे आप देखिए कि उनकी किताबें कैसी है, उनसे रिव्यू लीजिए और उनसे पूछिए कि क्या इनको याद करने लायक है भी हैं या नहीं वो? अगर वो याद करने लायक है तो पढ़िए, अदरवाइज़ मत पढ़िए, ठीक है? तो इसी तरीके से हमने सारी चीज़ें की। देखो ब्रिटिशर्स आए तो ब्रिटिशर्स के साथ-साथ में क्या-क्या चीज़ें हुई थी उनके जैसे बंगाल में आए, तो बंगाल में उनकी एसेंडेंसी कैसे हुई, क्या-क्या चीज़ें हुई थी उनके साथ के अंदर, उन्होंने क्या-क्या ऐसे काम करे जिसकी वजह से वो लोग वहाँ पर जाके एस्टेब्लिश हो गए पूरे प्रॉपर तरीके से। तो सब कुछ डिटेल में यहाँ पर मैंने बता रखा है। इसी वजह से मैंने इस किताब को दी बेस्ट बोला है पूरे इन जो एसएससी की जो इंडस्ट्री है, जिसमें जो किताबें हैं, उनमें दी बेस्ट किताब है ये। हो सकता है आज आपको मेरी बात पे भरोसा नहीं हो, लेकिन बस मुझे एक बार एसएससी सीजन 2026 होने दीजिए, आपका मेंस लगने दीजिए, तब मैं आपको बताऊँगा कि ये किताब क्यों बेस्ट है। अब हम बात करते हैं कि ये किताब आपके लिए दी बेस्ट क्यों है? मतलब किताब तो बेस्ट है, लेकिन आपके लिए दी बेस्ट क्यों है? तो सबसे पहली चीज़ तो ये आ गई कि इस किताब को पढ़ने के बाद में आपको किसी और रिसोर्सेज़ के ऊपर डिपेंडेंट होने की ज़रूरत नहीं है। यही किताब मोर देन इनफ है। इसमें इतना जो इन्फॉर्मेशन है वो भी ओवरलोडेड नहीं है कि भई लो भई किताब ले लो और पढ़ लो इसको और चाहे आपसे याद भी ना हो लेकिन पढ़ लो। जैसे कि वो विट मूवर वाले ने दी थी या फिर जो एसएससी पिनाशिया वाला या फिर खैर फैटमैन तो आधी अधूरी किताब है उसमें तो उतनी आधी मतलब जो आनी चाहिए वो भी किताब है, वो भी कंटेंट नहीं है। लेकिन इन्होंने तो कुछ ज़्यादा ही दे दिया है कि हाँ लो पढ़ लो। तो यहाँ पर इन्फॉर्मेशन को ओवरलोड नहीं करा है, जितना इम्पोर्टेंट है, जितना एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी होता है उतना सारा इसमें दे रखा है। एग्ज़ाम ओरिएंटेड है, एग्ज़ाम ओरिएंटेड मैंने बताया ना कि यहाँ से क्वेश्चन्स पूछे गए हैं। देखो क्वेश्चन पूछे गए हैं इसका मैं आपको बताऊँगा, जैसे कि एसएससी सीजीएल 2025 मेंस में जो क्वेश्चन्स आए थे, वो टोटल कोर सब्जेक्ट मतलब हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी की अगर मैं बात करूँ तो उसमें टोटल 12 क्वेश्चन पूछे गए थे। इसको लेकर मैंने यूट्यूब पे वीडियो बना रखा है, आप आराम से यहाँ पर जा सकते हैं, जाकर देख सकते हैं, मैंने सब कुछ डिटेल में दिखाया है, ठीक है? अब वहाँ पर कुछ लोगों ने बोला कि आपने पीडीएफ को एडिट कर दिया। मैं आपको दिखा देता हूँ कि पीडीएफ कब अपलोड हुई थी और आपका एग्ज़ाम कब लगा था, तो आप खुद से वहाँ पर देख सकते हैं। तो ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, इसमें जब आप फाइल सेक्शंस में जाएँगे और आप सर्च करिए हिस्ट्री, मैं चारों सब्जेक्ट्स को वो करके दिखाऊँगा। हिस्ट्री में देखिए, अब आप यहाँ पर देख लीजिए तो 2.0 है। अब देखो यहाँ पर ये जो 16 दिसंबर को मैंने यहाँ पे मॉडर्न को लॉन्च करा था और एग्ज़ाम हमारा कब लगा था? 18th को लगा था। मॉडर्न हिस्ट्री हमारा थोड़ा लेट हो गया था। बाकी मिडेवल को देखिए 20 नवंबर को, एंशिएंट को हमने 10 अक्टूबर को यहाँ पर लॉन्च कर दिया था। अगर मैं पॉलिटी की बात करूँ तो पॉलिटी को यहाँ पर देख लीजिए। देखो पॉलिटी ये देखो 2.0 वाली जो है 22 अक्टूबर को हमने दे दी थी और इंग्लिश वाली 15 अक्टूबर को दे दी थी। इसके अलावा अगर मैं जैसे ज्योग्राफी की बात करूँ तो ज्योग्राफी को भी देख लीजिए।
ज्योग्राफी में ये देखिए ये वाली 2.0 है जिसको 17 अगस्त को हमने दे दिया था और दो हिंदी इंग्लिश दोनों को 17 अगस्त को दे दिया था। अब आप बात आती है इकोनॉमिक्स की, तो इकोनॉमिक्स को भी देख लीजिए। इकोनॉमिक्स में आप ये देखेंगे 18 नवंबर को इंग्लिश की दे दी थी और जो है 6 जुलाई को हमने हिंदी में दे दी थी, क्योंकि हिंदी वाली जो है उसमें ज्यादा चेंजेस थे नहीं, उसकी लैंग्वेज में इतने चेंजेस थे नहीं थे, तो इसी वजह से इंग्लिश वाली को हमने मतलब थोड़ा-सा अपडेट करके, उसमें ग्रामेटिकल मिस्टेक्स थी तो उसको अपडेट करके डाला था उन 18 नवंबर को। ठीक है? तो इस तरह से हमने पहले ही डाल दिया था और हमारा एग्ज़ाम लगा था कितनी 20 तारीख को, 20 या 19 तारीख को हमारा सीजीएल का एग्ज़ाम लगा था। तो मैं इन पीडीएफ्स को कैसे एडिट करूँगा आई डोंट नो। लेकिन फिर भी लोगों का काम है कहना, तो लोग तो कहेंगे। तो जो सीजीएल में क्वेश्चन आए थे वो टोटल 12 क्वेश्चन पूछे गए थे। उन 12 में से हमारे जो 2.0 पीडीएफ थी जो भी अभी अभी मैंने आपको दिखाई, उनमें से 11.5 क्वेश्चन, मतलब 11.5 क्वेश्चन क्यों बता रहा हूँ मैं? क्योंकि 11 क्वेश्चन तो पूरे के पूरे ऐसे कैसे आए थे, लेकिन एक जो क्वेश्चन था उसमें 2 स्टेटमेंट थे जिसमें से एक स्टेटमेंट हमारी नोट्स में नहीं था और वो किसी भी किताब में आपको नहीं मिलेगा। खैर लक्ष्मीकांत में था वो, लेकिन वो अदर आपको किसी भी किताब में नहीं मिलेगा, एसएससी की जो है जो भी है। तो इसलिए यहाँ पे 11.5 क्वेश्चन 12 में से 11.5 क्वेश्चन आए थे। तो आप इसकी रेलेवेंसी देख सकते हैं। इवन सीएचएसएल का एग्जाम लगा, सीएचएसएल में 10 क्वेश्चन पूछे गए थे इन 4 सब्जेक्ट से, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक और ज्योग्राफी से। इनमें से 9 क्वेश्चन हमारे पीडीएफ से डायरेक्टली थे और एक क्वेश्चन जो था वो इतना अबसर्ड क्वेश्चन था कि वो किसी भी, आप चाहे कहीं पे भी देख लीजिए, आपको गूगल के अलावा आपको वो किताबों में नहीं मिलेगा वो क्वेश्चन। एक था ना कि जिसने अशोका के इंस्क्रिप्शन को किसने खोजा था, या फिर मतलब इससे रिलेटेड कुछ कुछ था, जो एक नाम था जो कि अजीब ही नाम था। ठीक है? तो वो आपको कहीं नहीं मिलेगा। तो जो रिलेवेंट क्वेश्चन है वो सारे के सारे इन पीडीएफ्स में से 2.0 में आए थे और इसमें जो हमारी जो किताब है इसमें 2.0 तो है तो सही, इसके साथ में एडिशनल टॉपिक्स और एडिशनल कंटेंट भी है। ठीक है? तो वो सारी चीजें मिला के हमने इस किताब को तैयार करा है। तो इसी वजह से ये जो एग्जाम है, ये जो किताब है ये एग्जाम ओरिएंटेड है। ठीक है? अगर देखो इसमें मैंने आपको बताया ना अभी कि अगर इस किताब को आप बिना वीडियो देखे पढ़े, देखो इकोनॉमिक्स की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि इकोनॉमिक्स को समझने के लिए थोड़ा-सा आपको एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत है, उसमें वीडियोज़ की आपको ज़रूरत पड़ेगी। अदरवाइज़ आप हिस्ट्री, पॉलिटी और ज्योग्राफी को अगर आप बिना वीडियोज़ के थ्रू भी पढ़ेंगे तो आपको बिल्कुल आसानी से सब कुछ समझ में आएगा। ठीक है? तो इसलिए आपको वीडियोज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन आपको फैटमैन को पढ़ने के लिए भैया सर के कोर्स को देखने की ज़रूरत है, क्योंकि वो बिगिनर फ्रेंडली नहीं है वो किताब। बिगिनर फ्रेंडली क्यों नहीं है? क्योंकि उसमें सीधे-सीधे पॉइंटर्स दे रखे हैं और वो भी पीओक्यूज़ उठा के दे रखे हैं, उसमें डीप आपको नहीं है। देखो कोई भी चीज़ अगर आपको समझ में कब आती है? जब आपको उसका बैकग्राउंड पता हो। जब उस किताब में बैकग्राउंड ही नहीं है तो आपको कैसे बिगिनर फ्रेंडली आपको मिलेगी वो? इवन परमार सर ने अभी 2.0 जब लॉन्च करी है तब उन्होंने बोला, खुद से बोला है कि भई पहली वाली बिगिनर फ्रेंडली नहीं थी, लेकिन ये वाली बिगिनर फ्रेंडली है। अब मुझे सर ने यहाँ पर पहले भी झूठ बोला था और अभी भी झूठ बोल दिया। क्यों झूठ बोल दिया? क्योंकि जब आपका कंटेंट 95% सेम है, आपने सिर्फ एडिशनल टॉपिक्स ऐड करे, तो भई ये किताब आपकी बिगिनर फ्रेंडली कैसे होगी? बिगिनर फ्रेंडली तो तब होती है ना जब आप हर टॉपिक के बैकग्राउंड को ऐड करें, हर टॉपिक को थोड़ा डिटेल में समझें, तभी तो बिगिनर फ्रेंडली होगी। कैसे होगी फिर ये बिगिनर फ्रेंडली? तो यहाँ पर आपको झूठ बोलकर बेवकूफ बनाया जा रहा है। जो किताब है बिल्कुल बिगिनर फ्रेंडली नहीं है। ये किताब आपको बिगिनर फ्रेंडली मिलेगी क्योंकि यहाँ पर सब कुछ डिटेल में एक्सप्लेन कर रखा है। आपको किसी वीडियोस की जरूरत नहीं पड़ेगी हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी को पढ़ने के लिए। ठीक है? लेकिन फिर भी अगर आपको वीडियोस की चाहिए कि भाई मेरे को तो वीडियो से ही पढ़ना है, तो हमने इसको वीडियो की प्लेलिस्ट भी बना रखी है। तो देखो इकोनॉमिक्स को पढ़ने के लिए वीडियोस की जरूरत होती है, जैसा मैंने आपको बताया। तो इसकी प्लेलिस्ट मैंने पूरी बना रखी है। 10 वीडियोस का एक पूरा प्लेलिस्ट बना रखा है जिसमें यही चीजें एक्सप्लेन करके जो मैंने पीडीएफ में डाली हैं। सिर्फ और सिर्फ इंडस्ट्रियल पॉलिसीज को डिटेल में नहीं बता रखा है, जिसको आप खुद से भी पढ़ेंगे ना तो भी समझ में आ जाएगा। लेकिन जो कॉन्सेप्चुअल चीजें हैं वो सारा का सारा 10 वीडियोस में आपको आराम से करा रखा है। 10 वीडियो का मतलब हो गया लगभग 5 से 6 घंटे में सारा पूरा का पूरा इकोनॉमिक्स आपको खत्म करा रखा है। और मैं एक चीज की गारंटी ले सकता हूं कि ये जो इकोनॉमिक्स की प्लेलिस्ट है, पूरे एसएससी के फील्ड में जितने भी एसएससी के टीचर्स है ना, उनसे दी बेस्ट है। मतलब इसके कंटेंट और इसकी एक्सप्लेनेशन के अगर मैं कंपैरिजन करूं ना तो कहीं टच भी नहीं होती है कोई अदर टीचर्स। ठीक है? तो ये इतनी दी बेस्ट बनी हुई है। इसके अलावा ज्योग्राफी में अगर मैं इंडियन ज्योग्राफी की बात करूं तो हमने 4 वीडियोस डाल रखी हैं और ये 4 वीडियोस
जो इंडियन ज्योग्राफी का जितना भी कॉन्सेप्चुअल पार्ट है ना, चाहे इंडिया की लोकेशन हो या फिर इंडिया का फिजियोग्राफी हो या फिर इंडिया का ड्रेनेज सिस्टम हो या फिर इंडिया का मानसून हो, क्लाइमेट हो, सबको मैंने यहाँ पे डिटेल में एक्सप्लेन कर रखा है विद मैप्स। ठीक है, जो इंडियन ज्योग्राफी का जो टॉपिक बच जाता है, जैसे कि फॉरेस्ट हो गया, एग्रीकल्चर हो गया, फिर जो मिनरल्स हो गए, वो मैंने एक्सप्लेन नहीं कर रखे। वो फैक्ट्स है, रटने की चीजें हैं, उनको आप वैसे भी पढ़ेंगे तो भी समझ में आपको आ जाएंगे। ठीक है, फिर अगर मैं पॉलिटी की बात करूं तो पॉलिटी की क्लासेस चल रही हैं। अभी तक हमने जो पार्लियामेंट है वहां तक पढ़ा दिया है। इसके आगे की क्लासेस भी अभी 10 से 15 दिनों में कंप्लीट आपको करा दी जाएंगी। मतलब आपको इकोनॉमिक्स हो गया, ज्योग्राफी हो गया और पॉलिटी, ये कंप्लीट हो जाएगी। फिर इसके बाद में जो फिजिकल ज्योग्राफी है वो हमको करानी है और इसके अलावा हमको हिस्ट्री शुरू करवानी है, तो भी वो हम आपको पूरा कंप्लीट यूट्यूब पे सारा इसी बुक को पढ़ा के आपको सारा एक्सप्लेन कर देंगे। ठीक है, अगर किसी को वीडियोस के थ्रू ही पढ़ना है तो इसी वजह से आपके लिए दी बेस्ट है, क्योंकि इसके बाहर कुछ नहीं आएगा। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो इसके ऊपर वीडियोस भी आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगे, तो इसलिए आपके लिए दी बेस्ट है। और इससे बाहर एसएससी में तो कहीं क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। फिर इसके अलावा चीजें आती हैं कि हाँ, जैसे मैंने यहाँ पर बताया ना, एग्जाम ओरिएंटेड मैंने बता दी कि एग्जाम में इसको लेकर कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं। और फिर आती है डिजाइनिंग। तो हमने इसको इस तरह से डिजाइन करा है ताकि आपको बोरिंग फील ना हो। मतलब मेरे को जो पुरानी पीडीएफ दे रखी थी उसको लेकर लोगों की शिकायत बस यही थी कि सर कंटेंट अच्छा है लेकिन बस आप जब इसको जब पढ़ते हैं ना तो बोरिंग फील होता है। तो मैंने कोशिश करी कि इसकी फॉर्मेटिंग इस तरीके की हो या फिर इमेजेस हम यूज करें ताकि आपको बोरिंग फील ना हो। तो हमकी इसकी डिजाइनिंग भी इस तरह से हमने बनाई है। ठीक है, तो इसी वजह से ये किताब बेस्ट है, क्योंकि इसका कंटेंट भी बेस्ट है, एग्जाम ओरिएंटेड इसकी अप्रोच है और इसकी डिजाइनिंग ऐसी है कि आपको बोरियत फील नहीं होती है। ओके, फिर इसके अलावा और चीजें क्या रह जाती है जो बतानी थी कि देखो पर्पस। अब देखो इसके जो किताब है इसको लेकर आने के दो पर्पस थे। पहला पर्पस तो ये था कि मेरे को मेरी जो मेहनत थी उसको वैल्यू देनी थी। वैल्यू देने का क्या मतलब होगा कि मैंने पहले 2.0, पहले 1.0 पीडीएफ दी थी, 2.0 पीडीएफ दी थी। अब लोगों को क्या रहता है कि हमने इसको फ्री में लोगों को प्रोवाइड करा, तो लोगों को ये था कि यार इसने ये फ्री में प्रोवाइड करा है तो इट मीन्स यार इतना क्वालिटी तो नहीं होगी, नहीं तो फ्री में थोड़ी प्रोवाइड करता। तो कोई जो लोग है ना जो फ्री की चीजें होती है उसकी वैल्यू करते ही नहीं, उसकी कदर नहीं करते हैं। तो मुझे मेरी जो मेहनत है या फिर जो कंटेंट है उसको वैल्यू दिलाने के लिए मैंने किताब लॉन्च करने का सोचा। क्योंकि किताब में क्या होता है, किताब में चाहे भले ही इस किताब से मैं 10 रुपए भी नहीं कमा रहा हूँ, लेकिन किताब को आपने पैसे दिए किताब को खरीदने के, आपकी तरफ से आपको पैसे दिया आपने, तो जब आपने पैसे दिए तो आपके लिए वो वैल्यूएबल होगी। अब क्या होता है ना कि जैसे कुछ लोग बोलेंगे कि सर पीडीएफ को प्रिंट कराएंगे तो भी तो पैसा लगता है ना। तो देखो ऐसा रहता है ना कि जैसे मैंने आपको 2.0 फ्री में दी, अब इसके बाद में आपने पीडीएफ को प्रिंट निकलाया तो आपको ये तो लग रहा है ना कि ये तो फ्री की चीज थी, फ्री को तो मैंने पीडीएफ में प्रिंट कराया। मतलब आपने यहाँ पे प्रिंट में जो पैसा दिया वो आपको नहीं दिखता है। आपको क्या दिखता है कि जैसे आपने किताब खरीदी तो आपको लगता है कि यार इसको पैसे देकर मैंने खरीदा है तो इसको तो मैं पढ़ूंगा, तो इससे एक वैल्यू क्रिएट होती है। तो वो वैल्यू मेरे को मेरी मेहनत की देनी थी, इसलिए मैंने किताब लॉन्च करने का सोचा। दूसरा पर्पस ये था कि जैसे मैंने ये पीडीएफ जैसे मैंने जब मैंने ऐप और वेबसाइट लॉन्च करी थी तब भी मैंने बताया था कि भाई मैं 3.0 पीडीएफ आपको फ्री में दूंगा। ठीक है, लेकिन फिर कुछ लोगों ने बोला कि सर हमने 2.0 तो ऑलरेडी पीडीएफ प्रिंट करा रखी है और आप 3.0 दोगे तो फिर इतने प्रिंटिंग का खर्चा आता है। तब मेरे दिमाग में है कि यार जैसे कि चलो कोई शहर में रहता है तो उनको प्रिंटिंग का खर्चा तो इतना नहीं आता है, क्योंकि 700-800 पेजेस थे 2.0 में, तो 700-800 पेजेस के आराम से 1000 के आसपास लग जाता है जब बाइंडिंग कराएंगे। लेकिन अगर ये भी जैसे मतलब 500-600 भी अगर शहर में लगते हैं इतने पेजेस के, तो गांव में तो ये जो अमाउंट है 1500 के आसपास पहुंच जाता है। तो मुझे ये लगा कि क्यों ना कि लोग इसको प्रिंट करा रहे हैं तो मैं ही उनको सस्ते में प्रिंट, और लोग उसको प्रिंट कराएंगे ब्लैक एंड व्हाइट में फिर भी उसके 1000 रुपए देंगे। अगर मैं उसी को 400 रुपए में कलर्ड प्रिंट देके बिल्कुल अच्छे से बाइंडिंग करवा के दे दूं और एक बुक फ्री फॉर्मेट में दे दूं तो ये तो लोगों के लिए बेस्ट हो जाएगा ना। तो इसको लेकर ये मेरा डिसीजन भी नहीं था, मैंने इसको लेकर चैनल पे डाला भी कि हाँ भाई कि अगर मैं ऐसा करता हूं तो ऐसा करना सही रहेगा कि नहीं रहेगा। तो मोस्टली लोगों ने ये बोला कि हाँ सर ये बेस्ट है, आप किताब लॉन्च करिए वो ज्यादा बेटर है पीडीएफ से। तो इसलिए मैंने सोचा कि हाँ भाई किताब लॉन्च करनी चाहिए। तो ये पर्पस था मेरे किताब को लॉन्च करने का। प्राइस मैंने बताया हमारी तरफ से इसका अमेजोन पे ये अवेलेबल नहीं है, फ्लिपकार्ट पे अवेलेबल है, दोनों हिंदी और इंग्लिश में अवेलेबल है। और ये जो वीडियो है इसको लेट लाने का पर्पज ये था कि पहले हिंदी और इंग्लिश दोनों किताबें
आ जाएँ और उसके अलावा फ्लिपकार्ट पर भी आ जाए, ताकि लोगों को मैं ये तो बता सकूँ ना कि हाँ भाई, आप यहाँ से खरीद सकते हैं। ऐसा नहीं है कि मैं आप लॉन्च कर दूँ 5 दिन बाद में आप उसको ऑर्डर कर सकते हैं, तो फिर वो थोड़ा अजीब रहता है। तो इस वजह से थोड़ा लेट हुआ, तो आप इसको फ्लिपकार्ट पे परचेज़ कर सकते हैं। अब वो फ्लिपकार्ट वाले ही ₹100 खुद से ले रहे हैं, तो ये किताब आराम से 450 के आस-पास पहुँच जा रही है, फिर इससे भी थोड़ा-सा 10-20 रुपए ज़्यादा हो रहा है। तो आप ये कर सकते हैं कि नया अकाउंट बनाइए, नया अकाउंट में आपको ₹50 का डिस्काउंट मिल जाएगा। आप तो फिर आपको सस्ती पड़ जाएगी, ठीक है? और रही बात कि जिस तरह से हमारे प्यारे सर के जो कॉन्टैक्ट्स हैं ना, कि हमने फ्लिपकार्ट वालों से बोल के ना इतना डिस्काउंट करा दिया है, तो ये जो झूठ है ना, ये हमसे नहीं बोला जाता है। तो इस वजह से कि जो डिस्काउंट वाली चीज़ें, ये तो हमको पता नहीं है कि वो है, लोग ऐसा भी करते हैं, क्या है, झूठ बोला जा रहा है। तो हमारे पास में जो है वो मैंने आपको बता दी कि हमारी तरफ से जो इसका अमाउंट था वो 350 था। अब इसके ऊपर जो ले रहा है वो फ्लिपकार्ट ले रहा है, ठीक है? अब बात आती है कि एडिशनल जो पीडीएफ है, जो मैंने लोगों को प्रॉमिस करा था कि भई जो जिन्होंने 2.0 को प्रिंट करा रखा है, उन लोगों को मैं एडिशनल जो कंटेंट इस किताब में है, उसकी पीडीएफ प्रोवाइड कराऊँगा। तो डेफिनिटली ये जो आने वाला वीक है, इसके अंदर आपको जितने भी सब्जेक्ट है, हिस्ट्री, पॉलिटिक्स, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और जो वर्ल्ड ज्योग्राफी है, इनकी पीडीएफ मैं आपको फ्री में सबको अवेलेबल कराऊँगा, और वो हमारे टेलीग्राम चैनल पे और ऐप पे भी आपको मिल जाएँगी। ठीक है? तो एडिशनल पीडीएफ भी आपको दे दूँगा। तो यही सब मेरे को इस किताब के बारे में बताना था। अगेन मैं आपको बोलूँगा कि ये जो किताब है, ये आपके लिए दी बेस्ट होने वाली है। अगर आप इसको या तो अब पढ़ लीजिए, या फिर आप सीजीएल 2027 के लिए पढ़ लेना। जब आपको पता चल जाए ना कि हाँ भाई, सीजीएल 27-26 में तो हमारा कुछ हुआ नहीं, जीके में मार्क्स नहीं आए, तो अब क्या करें? तो उस टाइम इसको पढ़ लेना। तो चॉइस आपकी है, आपको क्या करना है। मेरी तरफ से जो बेस्ट एफर्ट था, मेरा जो बेस्ट एफर्ट था, वो मैंने इस किताब में डाल दिया है। ठीक है? अब आपको जो करना है आप देख लीजिए, आप सब स्वतंत्र हैं, आपको खरीदना है खरीदिए, नहीं खरीदना है, आपको कोई दूसरी किताब अच्छी लग रही है, किसी फेमस टीचर की फैटमैन आपको खरीदनी है, खरीद लीजिए, आपकी इच्छा है। लेकिन जब 2026 सीजन निकल जाएगा, तब मैं आपके पास में इसी वीडियो को लेकर आऊँगा, तब मैं आपको बताऊँगा कि आपने क्या गलती करी, जिन्होंने इसको चूज़ नहीं कर फैटमैन को चूज़ करा, ठीक है? मेरे को इस वीडियो में यही सब चीज़ें बतानी थी। धन्यवाद।